Welcome to Kansi Academy. खानजिया एकेडमी में आप तमाम का खैर मकदम है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से ग्रुप 1 की 503 जो पोस्ट हैं उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके लिए जो ऑनलाइन का अमल है वो भी शुरू हो चुका है। 2 मई से ऑनलाइन शुरू हो चुका है और इसकी जो ऑनलाइन का TSPSC का जो वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन करने की जो आखिरी तारीख़ है वो 31 मई 31 मई लास्ट डेट है। और जो फ़ीस है, प्रोसेसिंग फ़ीस जो मुकर्रर की गई है ऑनलाइन के लिए वो 200 रुपये है और तमाम कैंडिडेट्स को वो 200 रुपये ऑनलाइन अदा करने पड़ेंगे। इसके अलावा एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो 120 रुपीज़ है और ये 120 रुपीज़ एग्ज़ामिनेशन फ़ीस SC ST BC और EWS जो कैंडिडेट्स है या फिज़िकल जो चैलेंज कैंडिडेट्स है और अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स है उनको उससे जो मिन्हा रखा गया है या उनको अदा करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसके लिए जो SC BC ST का सर्टिफिकेट या EWS का जो सर्टिफिकेट है या अनएम्प्लॉयमेंट का जो अफिडेविट है वो दाखिल करना पड़ेगा। और बाकी कैंडिडेट्स जो है FC और जो अनएम्प्लॉयड नहीं है और जो EWS या BC SC ST नहीं है उनके लिए 120 भी अदा करने पड़ेंगे। 200 रुपये तो प्रोसेसिंग फ़ीस सबको अदा करनी है ऑनलाइन की। अब बहुत सारे लोग ऑनलाइन के लिए चले जाते हैं, वहाँ पर क्या क्या ले जाना उनको पता नहीं रहता, वहाँ जाने के बाद परेशानी होती है। इसलिए ये भी बता देता हूँ कि ऑनलाइन के लिए कौन से सर्टिफिकेट की ज़रूरत है और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ ले जाना है। सबसे पहले आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और उसके अलावा स्टडी सर्टिफिकेट्स की 1st से लेकर 7th तक के जो स्टडी सर्टिफिकेट्स होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की सर्टिफिकेट्स, आपका जो फाइनल क्वालिफ़िकेशन है वो भी, और इंटरमीडिएट SSC और जो ग्रुप 1 के लिए एनी डिग्री जो होता है वो डिग्री का सर्टिफिकेट के मेमोज़ की कॉपीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी जो ऑनलाइन करते वक्त अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा कम्युनिटी सर्टिफिकेट्स BC है, SC है, ST है या और दीगर जितने भी और सर्टिफिकेट्स है जो कम्युनिटी से या दीगर TH वगैरह का सर्टिफिकेट उसका भी आपको साथ में रखना पड़ेगा। और EWS के लिए लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट और नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी आपको रखना पड़ेगा जो इकनॉमिकली वीकर सेक्शन है उन के लिए। और हाल ही में जो गवर्नमेंट ने इकनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी रिजर्वेशन रखा है जो भी जॉब्स होंगे उसमें, तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा। अगर आपको इसका इस्तेफादा करना है, आपको यूटिलाइज़ करना है EWS का, आप BC में नहीं आते, SC में नहीं आते, ST में नहीं आते, लेकिन इकनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको निकालना पड़ेगा। आपको इनकम सर्टिफिकेट और नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा वो भी इसके अलावा जो OTR ID है वो भी आपको साथ रखना पड़ेगा। इस तरीके से आप जाकर या किसी मी सेवा सेंटर में या अपने तौर पर भी घर में ये ऑनलाइन कर सकते हैं। 503 पोस्ट जो ग्रुप 1 के अनाउंस किए गए हैं उसके लिए जो आपको ऑनलाइन करने का मैंने आपको प्रोसेस बताया। आपको ऑनलाइन करते वक्त जो है वो सेंटर्स पूछेगा। तो जो प्रीलिम्स जो पहला एग्ज़ाम है जो जिसको प्रीलिम्स कहा जाता है वो जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, 150 मार्क्स का रहेगा। और इसके अंदर जो शीट है यानी OMR शीट उस पर आपको इसको डॉट जो है ना उसको गहरे करना पड़ेगा। इस तरीके का जो एग्ज़ाम होगा तो उस एग्ज़ाम के लिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए वो ऑल 33 डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं तेलंगाना में उन तमाम मराकज़ पे इसका एग्ज़ाम होगा। लेकिन आपको जब ऑनलाइन करेंगे आप तो उसमें से आपको फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, इस तरीके से 12 प्रेफरेंसेस आपको उसमें देना होगा। यानी आप पहले से समझ लीजिए कि आपने सबसे पहले कौन सा अपना डिस्ट्रिक्ट है, अपना डिस्ट्रिक्ट पर टिक करें। उसके बाद जो समय से ज़्यादा करीब और आसान है या जहाँ पे अपने रिश्तेदार हैं या जहाँ पे हम रुक सकते हैं या जल्दी जा सकते हैं या सराउंडिंग में डिस्ट्रिक्ट्स है उनको। उसके बाद
दूर दराज डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाते जाएँ। प्रेफरली 12 जो है ना आपको चूज़ करना पड़ेगा सेंटर्स, तो ये आप जहन में रखेंगे। तो प्रीलिम का एग्ज़ाम तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने चॉइस के डिस्ट्रिक्ट में दे सकते हैं, लेकिन जो मेन एग्ज़ाम होगा वो मेन एग्ज़ाम हैदराबाद में होगा। तो इस तरीके से 2 एग्ज़ाम्स जो है, एक तो प्रीलिम्स है और दूसरा मेन एग्ज़ाम है। मेन एग्ज़ाम जो होगा वो रिटर्न में रहेगा और इसके तारीख का तो ऐलान नहीं किया गया, लेकिन इसमें बताया गया है कि कौन से महीने में इम्कान है। प्रीलिम्स जो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम है वो ये इसके अंदर बताया गया है कि जुलाई या अगस्त के महीने में हो सकता है एग्ज़ाम। उसके शेड्यूल का बाद में ऐलान किया जाएगा, जुलाई या अगस्त के महीने में हो सकता है। और मेन रिटर्न एग्ज़ाम जो होगा, जिसको आप तहरीरी तौर पे या डिस्क्रिप्टिव तौर पे उसको आपको लिखना पड़ेगा, यदि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा, तो ये एग्ज़ाम जो होगा वो नवंबर और दिसंबर में होगा और वो हैदराबाद में ही होगा। ये जो पहले जो प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम रखा गया है, एक्चुअली वो ये तादाद को घटाने के लिए रखा गया है। जैसे पोस्ट के लिए जब बहुत ज़्यादा हजूम आ जाएगा तो उसके लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरह समझिए ना। तो जो प्रीलिम का जो एग्ज़ाम है उसको सिर्फ ये छांटने के लिए रखा जाता है, स्टूडेंट्स को छांटने के लिए, कैंडिडेट्स को छांटने कम करने का एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। क्योंकि ये बहुत ही आला ओहदा के लिए ये सिलेक्शन होता है, इंग्लिश की सलाहियत की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए पहला जो मेन रिटन टेस्ट होगा वो इंग्लिश एलिजिबिलिटी का टेस्ट होगा, 150 मार्क्स के लिए होगा। वो कह सकते हैं कि प्रीलिम का जो टेस्ट होता है वो कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए होता है। उमूमन ये किया जाता है कि एक पोस्ट के लिए 50 कैंडिडेट्स को चुना जाता है। इस तरीके से जो फाइनल 3 जो पोस्ट है ये ग्रुप 1 के, उसके लिए फाइनल 3 पोस्ट इंटू 50 उतने कैंडिडेट्स को वो प्रीलिम से मेन के लिए चुना जाता है। और जो प्रीलिम का एग्ज़ाम के मार्क्स है उसका काउंट मेन के लिए नहीं होता, वो सिलेक्शन के लिए भी काम नहीं आते, सिर्फ ये एलिजिबिलिटी के लिए प्रीलिम्स से निकलकर जो मेन है एग्ज़ाम तक जाने के लिए बस उतना ही काम आते हैं। तो इस तरीके से वो जो शॉर्ट लिस्ट करने के लिए प्रीलिम का एग्ज़ाम होने के बाद वो जो एग्ज़ाम होता है, मेन का एग्ज़ाम होता है, वो रिटन टेस्ट होता है और उसके अंदर सारा डिस्क्रिप्टिव मैटर लिखने यानी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसके आंसर्स लिखना पड़ता है। वो मेन एग्ज़ाम की बुनियाद पर जिसको ज़्यादा मार्क्स आएंगे, जिसको जैसा मार्क्स आएंगे उस तरीके से उसका सिलेक्शन होगा। इस मरतबा ये इंटरव्यू नहीं रखा गया, बस ज़्यादा मार्क्स जिसको आए उसको डायरेक्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए ही बुलाया जाएगा। तो अब जो ये मेन जो और जो प्रीलिम का एग्ज़ाम है उसका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, ये मार्क्स का और वो ड्यूरेशन वगैरह क्या सिलेबस क्या है, उसके बारे में भी आपको मैं ये बता दूं कि जो फर्स्ट जो प्रीलिम का जो टेस्ट है वो टेस्ट के लिए उसके अंदर जनरल स्टडीज़, मेंटल एबिलिटी, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 150 मार्क्स इसके होंगे और ये 2.5 आवर का ड्यूरेशन इसका होगा एग्ज़ाम का, 150 मार्क्स का ये प्रीलिम्स का जो टेस्ट होगा। उसके अलावा जो रिटन टेस्ट होगा, ये पास हो जाने के बाद जो रिटन टेस्ट होगा, उस रिटन टेस्ट के 6 पेपर्स होंगे, ईच 150 मार्क्स के, और ये 3 आवर्स का इसका हर एक का ड्यूरेशन होगा। और ये जो रिटन टेस्ट के अलग अलग टॉपिक्स पे होंगे। जो फर्स्ट पेपर जो होगा वो जनरल एसे का होगा, और जो सेकंड पेपर होगा हिस्ट्री, कल्चर एंड ज्योग्राफी का होगा, और ये उसके बाद का जो पेपर थर्ड पेपर होगा इंडियन सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन का होगा, और जो फोर्थ पेपर होगा वो इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट होगा, और फिफ्थ पेपर जो होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होगा और डाटा इंटरप्रिटेशन भी होगा उसके साथ, और जो सिक्स्थ पेपर होगा वो तेलंगाना मूवमेंट एंड स्टेट फॉर्मेशन के बारे में होगा। इस तरीके से ये जो मेन के होंगे वो 900 मार्क्स होंगे जो रिटन टेस्ट का। अब प्रीलिम का जो टेस्ट है उसका जो डिटेल में जो आपको सिलेबस है उसके बारे में भी मैं बता दूं कि उसके अंदर क्या क्या होंगे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो टेस्ट होने वाला है
जो जिसके अंदर OMR शीट में आपको आंसर्स टिक करने का है, उसका जो टेस्ट होगा। उसके अंदर होंगे करंट अफेयर्स होंगे। वो करंट अफेयर्स में रीजनल भी टॉपिक होगा, नेशनल भी होगा, इंटरनेशनल भी होगा। और इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इवेंट्स, जो इंटरनेशनली जो इवेंट्स हो रहे हैं और चल रहा है, और इंटरनेशनल रिलेशंस के जो यानी अखबार जो पढ़ते हैं रहते हैं हम लोग, उससे मालूमात जो होते हैं उस ताल्लुक से भी उसके क्वेश्चंस होंगे। जनरल साइंस भी होगा, इंडिया से अचीवमेंट जनरल साइंस में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडियन अचीवमेंट्स क्या है, और इसके अलावा इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ क्या है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया भी एक टॉपिक होगा, उसके भी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा और इंडियन ज्योग्राफी होगा, और इसके अलावा तेलंगाना स्टेट का भी ज्योग्राफी उसके अंदर शामिल होगा। हिस्ट्री एंड कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया होगा, और एक उसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी होगा, यानी पॉलिटिकल साइंस गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया होगा, और इसके अलावा पॉलिसीज ऑफ द तेलंगाना स्टेट होगा, और इसके अलावा सोसाइटी कल्चर हेरिटेज आर्ट्स एंड लिटरेचर ऑफ तेलंगाना भी होगा उसके अंदर, और सोशल एक्सक्लूशन राइट्स इश्यूज सच एज जेंडर, कास्ट, ट्राइब, डिसेबिलिटी, ये टॉपिक्स भी इसके अंदर होंगे, इंक्लूसिव पॉलिसीज। और इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग होगा, और एनालिटिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन इसके मौज़ूआत होंगे, जो फर्स्ट जो टेस्ट होगा प्रीलिम का होगा उसके अंदर। और सेकंड का जो है वो भी तफसील से उसको आपको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तफसील में जाना है उसको। उसके जो मेन के एग्ज़ाम के वो 6 पेपर्स रहेंगे, और उसका तफसीली जो सिलेबस है वो फिर दूसरे किसी मौके पर बताऊंगा। तो बहरहाल यहाँ पे अब जो तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस का जो टेस्ट होने जा रहा है, या उसका जो सिलेक्शन के लिए जो ऑनलाइन चल रहा, इसके लिए जो पोस्ट है वो 503 पोस्ट है। उसकी भी थोड़ी तफसीलात बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। हालांकि वो वेबसाइट पे बता दिया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग देखते नहीं हैं, उसमें तफसीलात मालूम नहीं करते, ऐसे वीडियो देख के मालूम कर ले सकते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 503 पोस्ट है, उसके अंदर जो है ना 17 कैटेगरीज है, उसके 17 कैटेगरीज है, और वो पूरे के पूरे पोस्ट जो है ना वो हाई लेवल के पोस्ट है। जैसे IAS का जो कलेक्टर का पोस्ट होता है, उसके निचले दर्जे के पोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट के बॉस टाइप के जो होते हैं, उस तरीके के जो पोस्ट होंगे। तो इसलिए भी ये एक बहुत ज़माने के बाद हमेशा बार बार नहीं आता, साल में एक मरतबा या 2 साल में 3 साल में नहीं, गवर्नमेंट बदलती है, तो कभी दूसरे मरतबा जब गवर्नमेंट को ख़तरा महसूस होता है तो अमूमन ऐसे मौक़े पर ये एग्ज़ाम्स रखे जाते हैं। तो अभी ये मौका आया, पता नहीं फिर अगले 10 साल 20 साल कब आता है। इसलिए सारे लोग इससे इस्तेफ़ादा करें, कोशिश करें। इतना बड़ा पोस्ट के लिए हम एलिजिबल हो सकते नहीं हो सकते ये ना सोचें, बल्कि अपनी किस्मत भी आजमाएं, अपनी मेहनत भी आजमा कर देखें, इसके लिए ज़रूर कोशिश करें। तो पहली जो कैटेगरी जो है ना वो और ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये तमाम पोस्टों के लिए, ये ग्रुप 1 के पोस्टों के लिए डिग्री ज़रूरी है, डिग्री पास, एनी डिग्री। लेकिन बास पोस्टों, सारे पोस्टों के लिए तकरीबन 17 जो कैटेगरीज, उसमें 18 कैटेगरीज रखी है, एनी डिग्री है। लेकिन चंद पोस्ट हैं, तो ऐसा बता दूँ तो शायद मेरे ख्याल में आसानी हो, तो चंद पोस्ट हैं जिसके अंदर एक डिग्री मुख्तलिफ होंगी। बकिया जो पोस्ट है जहाँ कॉमन क्या है, एनी डिग्री, कौन सी भी डिग्री हो सकती है, चाहे वो इंजीनियरिंग की डिग्री हो, चाहे वो आर्ट्स की डिग्री हो, चाहे वो साइंस की डिग्री हो, चाहे वो कॉमर्स की डिग्री हो, एनी डिग्री उसका एलिजिबिलिटी है। लेकिन बास्ट जो पोस्ट है, जैसे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का जो ओहदा है, उसके लिए अलबत्ता ये यहाँ पे एज के अंदर रिस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं। एज का बाकी तमाम के लिए एज जो है ना वो 18 to 45 ईयर्स उसका रखा गया। लेकिन डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उसके लिए 21 to 31, यानी मिनिमम 21 और मैक्सिमम 31 ईयर्स इसका एज होना चाहिए। और ये जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का जो ओहदा है, उसके लिए तो खैर ये एनी डिग्री उसके लिए एलिजिबल है, लेकिन उसके साथ साथ फिज़िकल क्वालिटीज़ भी इसमें बताई गई हैं। जैसे 167.6 सेंटीमीटर्स हाइट होना चाहिए,
167.6 सेंटीमीटर्स ये हाइट होना चाहिए, क्योंकि ये पुलिस का होता है। और चेस्ट जो है 86.3 ये होना चाहिए, और सांस जब खुला है तो उसमें और 5 सेंटीमीटर इजाफा चेस्ट होना चाहिए। ये इसके अंदर एक्स्ट्रा ये इसके अंदर क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं। ये डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कैटेगरी का जो होता है। इसके अलावा एक रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के इसके अंदर अलबत्ता एनी डिग्री नहीं, इसके अंदर मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बताया गया है। ये दूसरी डिग्रीज नहीं, इसके लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के जो पोस्ट है उसके लिए एलिजिबिलिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। वो भी डिग्री, बैचलर्स डिग्री ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये उसकी ज़रूरत है। और इसके अलावा एक और भी जो पोस्ट है डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल्स है, इसके अंदर भी एनी डिग्री तो है, लेकिन इसके अंदर भी जो ये फिजिकल क्वालिटीज़ में बताया 167.6 ये हाइट होना चाहिए, और चेस्ट 86.3 सेंटीमीटर्स होना, और वो सांस से फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का उसमें इजाफा इसमें ये भी बताया गया है। और इसके अंदर एज रिस्ट्रिक्शन में भी 18 ईयर्स टू 31 ईयर्स इसमें बताया गया है। दीगर उसके अंदर 18 टू कितने 45 है, तो इसमें 18 टू 31 बताया गया है। उसके अलावा एक पोस्ट असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ लेबर है, इसके अंदर हाँ एनी डिग्री है, इसके अंदर चांस है, लेकिन उसके साथ साथ इसके अंदर प्रीफरेंस बताया गया, अगर पीजी कोई सोशल और लेबर लॉस या सोशल उसके सब्जेक्ट्स उसके अंदर है तो उनको ज़्यादा प्रीफरेंस दिए जाएंगे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ लेबर के, यानी लेबर से रिलेटेड कुछ कोर्सेज किए हुए हैं या उसके अंदर सोशियोलॉजी से मुताल्लिक़ ऐसे कोर्स किए हैं तो उनको प्रीफरेंस दिया जाएगा, वो भी पीजी की सूरत। और एक जो फिज़िकल इसके अंदर फिटनेस के वाले पोस्ट है वो है असिस्टेंट एक्साइज सुपरिंटेंडेंट है, इसके लिए भी ये 167.6 सेंटीमीटर हाइट की ज़रूरत है, और 86.3 सेंटीमीटर चेस्ट और 5 सेंटीमीटर वो सांस के फुलाव के बाद उसमें होना चाहिए। इसमें जो एज रिस्ट्रिक्शन है उसमें 21 टू 31 ईयर्स बताया गया है। और एक पोस्ट यहाँ पर जो असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर है, इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर है, इसके अंदर भी कॉमन है, एनी डिग्री है, लेकिन उसके अंदर प्रेफरेंस दिया जाएगा जो सोशियोलॉजी से पीजी करे हुए हैं या सोशियोलॉजी से डिग्री किए हुए हैं या सोशल वेलफेयर के सब्जेक्ट्स पे उनको किसी और कोर्स को किए हुए हैं तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। एक और पोस्ट है असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर है, उसके लिए भी अलबत्ता इसके अंदर ये कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स से डिग्री के अंदर अगर ये सब्जेक्ट्स है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा और वो लोग इसको अप्लाई करने के लिए। और बाकिया जितने भी पोस्ट हैं वो सबको एनी डिग्री है और एज रिस्ट्रिक्शंस जो है वो 18 टू 44 ईयर्स है। तो और एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है वो अलबत्ता इसके जो पोस्ट रखे हुए हैं वो पोस्ट सब में ज़्यादा जो पोस्ट बताए गए हैं वो ग्रुप 1 के अंदर वो मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर के हैं, वो 121 पोस्ट है पूरे तेलंगाना के अंदर 121 पोस्ट है। इस तरीके से जो लिस्ट इसमें दी गई है उसमें बताया गया कि डिप्टी कलेक्टर सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच के जो है वो लेवल के जो पोस्ट हैं वो 42 पोस्ट बताए गए हैं, पूरे टोटल पोस्ट तो 42। वैसे भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का उसमें बताया गया है, आप उसमें वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, जोन के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलाटेड पोस्ट कितने हैं वो भी मालूम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ टोटल पोस्ट बता रहा हूँ मैं पूरे तेलंगाना के लिए। और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के वो जो पोस्ट है वो 91 पोस्ट बताए गए हैं। कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के 48 पोस्ट, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के 4 पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर के 5 पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के 5 पोस्ट और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल्स के 2 पोस्ट और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ लेबर के 8 पोस्ट
असिस्टेंट एक्साइज सुपरिंटेंडेंट के 26 पोस्ट और म्यूनसिपल कमिश्नर के 41 पोस्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के 3 पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड क्लासेस के 5 पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर के 2 पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के 2 पोस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इंक्लूडिंग द सेक्रेटरी और ट्रेजरी के से रिलेटेड जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोस्ट है वो 20 बताए गए हैं और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंट्स ऑफिसर के पोस्ट जो बताए गए हैं वो 38 बताए गए हैं और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के 40 पोस्ट बनाए हैं। इस तरीके से फाइनल 3 पोस्ट है। इन तमाम पोस्टों के लिए जो 2 टेस्ट होंगे, जो फर्स्ट जो होगा प्रीलिम्स होगा और प्रीलिम्स में जो पास होंगे वो प्रमोट होके वो रिटन टेस्ट में आएंगे। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अप्लाई करें और पहले अपनी एलिजिबिलिटी देख लें कि हाँ आप उसका एलिजिबल हैं, क्योंकि बाज़ पोस्ट है जैसे पुलिस से मुतालिक है, एक्साइज से मुतालिक है और बाज़ ऐसे पोस्ट हैं जिसके अंदर हाइट और चेस्ट वगैरह की ज़रूरत है, वो पहले देख लें आप उसको एलिजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और बाज़ के अंदर एलिजिबिलिटीज़ में जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफिसर वगैरह है, उसके अंदर इंजीनियरिंग की जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग बताया गया है वो, और सोशल वेलफेयर से डिपार्टमेंट के जो है उससे भी जो थोड़ा रिलेटेड पोस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट बताया गया है वो अपने तौर पर देख लें। बहरहाल आप कोशिश करें, ये मौका है। ज़्यादा ये ना सोचें कि ये हाई पोस्ट के लिए इतने एग्ज़ाम्स देना पड़ेगा, पहले तो प्रीलिम्स देंगे, प्रीलिम्स में पास होने के बाद फिर हम 6 पेपर मेंस वो हैदराबाद जाके लिखना, कैसा होगा क्या होगा, ये अगर आप पहले से ही आप मायूस अपने आप को कर लेंगे तो आपसे नहीं हो सकेगा। यानी जो भी चीज़ है हिम्मत हौसले की होती है, आप इरादा करें तो आसान होता है, जब तक इरादा नहीं करते कोई आसानी नहीं होती। बहुत सारे लोग, हज़ारों के लोग देते हैं, हज़ारों के लोग कोशिश करते हैं, उसमें जो मेहनत करते हैं वो ज़रूर पास होते हैं। लेकिन मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो इरादा करते हैं वो ज़रूर पास होते हैं, क्योंकि इरादा आपको यानी आगे